हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। आज मैं आप लोगों के लिए बैंकिंग अवेयरनेस के लिए टॉपिक 5 लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज चला रहा हूँ। टॉप 4 टॉपिक जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। अभी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ NRI अकाउंट्स एंड द पेमेंट फैसिलिटीज़ क्या क्या होती है, उसी को लेकर आया हूँ। जैसे कि ये चीज़ें थोड़ी सी आती है। NRI अकाउंट्स क्या होता है, NRO अकाउंट क्या होता है, तो ये बेसिक चीज़ है, ये पता होना चाहिए कैंडिडेट्स को, ठीक है। इसमें आप जैसे नॉर्मल आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन जो होता है लाइक पेमेंट फैसिलिटीज़ का या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से टायर, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में या फिर बैंकिंग जनरल अवेयरनेस में ये जो टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5, टायर 6 बहुत सारी चीज़ें आपने ये सुना होगा कि ये जैसे सेबी के बारे में बात करें तो T2, T3, तो वो टायर के बारे में बात करते हैं, राइट। तो इसका जो टायर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है पॉपुलेशन के बेस्ड पे, कि जिसका जो पॉपुलेशन ज़्यादा होता है उसको हम फर्स्ट प्योरिटी रखते हैं, उसको हम अपने लाइक एक एक तरीके से फर्स्ट टायर में रखते हैं, राइट। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो 6 टायर में वो लेस देन 5000 पॉपुलेशन कि ऐसा एरिया जिसमें 5000 से कम लोग रहते हैं उसको हम 6 टायर में रखते हैं, राइट। एंड टायर 5 में 5000 से 9999 तक रखते हैं। फिर टायर 4 में जैसे कि आप देख सकते हो ये बढ़ता हुआ जा रहा है 10,000 से 1999, लाइक। फिर उसके 19,999 तक में। थर्ड टायर में आपका 20,000 से 49,999 एंड सेकंड टायर में आपका 50,000 से लेकर 99,999। देन उसके बाद जो फर्स्ट टायर है वो 1 लाख है। 1 लाख से अबव जितने भी हो सकते हैं, वो 1 लाख से अगर प्लस में कोई एरिया का पॉपुलेशन है तो उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट टायर में रखते हैं। ये जो नॉर्मली जो दिखाया गया वो दिखाया गया क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर्स, कि हम किस तरीके से एरिया को हम टायर के फॉर्म में देखते हैं। अगर हम कहीं इट मीन्स कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले कि टायर फर्स्ट एरिया लिखा है, तो उसमें हम समझ सकते हैं कि जो टायर फर्स्ट है तो वो 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन में होगी, राइट। उसी के लिए थोड़ा सा ये था। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड टॉपिक में कि NRI अकाउंट होता क्या। NRI अकाउंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट्स इंडियन, राइट। सो नॉन रेसिडेंट इंडियन का मतलब क्या होता है, ऐसे इंडियन जो इंडिया में रहते नहीं है, उसको जो जो इंडियन है ही नहीं उनको हम बोलते हैं NRI अकाउंट। एंड इंडियन सिटीजन्स जो लाइक उनका जो जन्म हुआ है वो तो इंडिया में हुआ है, इंडिया का सिटीजन, बट वो इंडिया में रहते नहीं है, वो रहते हैं कहाँ, आउटसाइड ऑफ इंडिया, राइट। एन इंडियन सिटीजन हु रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट, रहता तो बाहर है बट जो उसने होल्ड कर रखा है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर कर रखा है, उसको हम बोलते हैं NRI, राइट। फिर बैंक अकाउंट्स ऑफ द फॉर NRI क्या होता है, कि ऐसे बैंक अकाउंट्स कौन कौन से बैंक अकाउंट्स जो होते हैं वो NRI लोगों के लिए होता है, वो हम बात करते हैं। नॉर्मल हमने पढ़ा NRI होता क्या है, 1 मिनट, ठीक है। नॉर्मल हमने पढ़ा NRI होता क्या है, राइट। NRI जैसे कि हमने पढ़ा है कि NRI वो होते हैं जो होते तो इंडियन है बट वो इंडिया से बाहर कहीं रहते हैं और उनके पास जो पासपोर्ट है वो इंडिया का है, इंडियन पासपोर्ट वो होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है। उनको हम बोलते हैं NRI। बेसिकली जो NRI लोगों के लिए जो अकाउंट होता है वो कितने प्रकार के होता है और क्या अकाउंट्स के नाम होते हैं वो हम जानते हैं। फर्स्ट है NRO अकाउंट, सेकंड है NRE अकाउंट एंड एक है FCNR अकाउंट, राइट। NRO अकाउंट्स क्या होता है, नॉन रेसिडेंट्स ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे सभी, लाइक NRO, NRE एंड FCNR, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। नॉर्मल हम एक कह सकते हैं कि कोई अगर NRI बंदा है या फिर कोई भी NRI लोग हैं तो उनके लिए 3 प्रकार के अकाउंट्स इंडिया में खोले जा सकते हैं, NRO अकाउंट, NRE अकाउंट एंड FCNR अकाउंट। फुल फॉर्म आप देख सकते हो, लाइक NRO का है नॉन रेसिडेंट्स ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, NRE का मतलब है नॉन रेसिडेंट्स एक्सटर्नल रुपी अकाउंट एंड FCNR का है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट्स बैंक अकाउंट, ठीक है। ये तो नॉर्मल ये इतने प्रकार के जो बैंक अकाउंट्स है वो खोले जा सकते हैं, किसके लिए, NRI लोगों के लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम फर्स्ट देखते हैं कि NRO होता क्या, NRO अकाउंट होता क्या वो देखते हैं। NRO अकाउंट्स नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट्स विल बी इन इंडियन रुपीज। जो अकाउंट है, अकाउंट पर जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है वो इंडियन रुपीज में किया जाता है विद द बैंक ऑथोराइज्ड बाय द
आरबीआई, कि ऐसे बैंक में जो ऑथोराइज्ड किया गया आरबीआई के द्वारा, उसमें जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है या पैसा जो होता है वो इंडियन रुपीज़ में होते हैं, ठीक है, एनआरओ अकाउंट में, एंड कैन बी ओपन ज्वाइंटली विद द रेसिडेंट्स इंडियन। और इसमें क्या होता है, अगर वो चाहे तो अपने किसी भी फैमिली या रिलेटिव्स के साथ ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकता है। एंड इफ सिटीजन्स बिकम एनआरआई, अगर कोई एनआरआई बन जाता है, हिज एग्जिस्टिंग अकाउंट्स बिकम एनआरओ अकाउंट, कि वैसा व्यक्ति जो पहले तो इंडिया में रहता था, लेकिन अगर वो आउटसाइड ऑफ इंडिया वो जाके रहने लगता है, तो उसका जो भी अकाउंट जो उन्होंने जब वो इंडिया में थे तब उन्होंने खुलवाया था, वो नॉर्मली ऑटोमेटिक एनआरओ अकाउंट बन जाता है। कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, लाइक ये हो सकता है हमारा कि ये हमारे सेविंग अकाउंट में हो सकता है, करंट अकाउंट में हो सकता है, एंड रिकरिंग डिपॉजिट में हो सकता है, एंड फिक्स डिपॉजिट में हो सकता है। इस चीज़ के रिगार्डिंग हमने बताया है कि कितने प्रकार के अकाउंट्स खोले जाते हैं, एफडी क्या होता है, आरडी क्या होता है, ये हमने अपने पहले वाले सेशन में बताया है। तो अगर कोई चाहे तो वो पहले वाला सेशन जाके देख सकता है, राइट। उसमें आपको नॉर्मल बेसिक बैंकिंग से रिलेटेड मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से कराया है, देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलाऊँ, तो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। देन इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड एज पर द रूल्स। इसमें क्या होता है, एनआरओ अकाउंट में क्या होता है, जो इनकम टैक्स होता है उसमें इनकम टैक्स द्वारा जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उनके द्वारा उस रूल्स के तहत इसमें इनकम टैक्स लगता है, राइट। एंड देयर इज अ लिमिट ऑन द रिपैट्रिएशन ऑफ फंड। रिपैट्रिएशन क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में जो पैसा लाइक ट्रांसफर करते हैं ना, उसमें क्या होता है, लिमिट्स होती हैं कि आप एक सर्टेन लिमिट्स है, आप इतना ही लिमिट तक अपने फंड्स को रिपैट्रिएट कर सकते हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के। रिपैट्रिएट का मतलब ही होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लाइक ट्रांजेक्शन करना, राइट। एंड मैक्सिमम ऑफ द $1 मिलियन पर ईयर। तो ये लिमिट क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलियन पर ईयर, $1 मिलियन पर ईयर आप कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट क्या होता है, नॉन रेसिडेंट्स एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, राइट। सो अकाउंट्स विल बी इन इंडियन रुपीज। ये भी क्या होता है, ये भी इंडियन रुपीज में होता है विद द बैंक ऑथोराइज्ड बाय द आरबीआई। सेम चीज़ है, रुपीज में होना चाहिए, आरबीआई के द्वारा ऑथोराइज्ड होना चाहिए। एंड कैन बी ओपन एज जॉइंटली अकाउंट विद द अनदर एनआरआई। कि उसमें क्या था कि इंडियंस के द्वारा कर सकते थे, एक एनआरआई एक इंडियन ज्वाइन कर सकते थे जॉइंट अकाउंट। इसमें क्या, कैन बी ओपन एज ए जॉइंट अकाउंट विद द अनदर एनआरआई। दो एनआरआई मिलके, लाइक दो एनआरआई मिलके एक एनआरई अकाउंट खोल सकते हैं, राइट। एंड अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट इज अर्न ऑन द फॉरेन लैंड ओनली। कि इस अकाउंट में जो पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हैं वो कहाँ, कौन से पैसे को आप डिपॉजिट कर सकते हो, वैसे पैसे जो फॉरेन लैंड से आपने अर्न करा है उस पैसे को आप एनआरई अकाउंट में, नॉन रेसिडेंट्स एक्सटर्नल रुपी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। ये अकाउंट सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट भी हो सकता है, एंड फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, ठीक है। देन मिनिमम टेन्योर ऑफ द टर्म डिपॉजिट विल बी 1 ईयर। कि देखो हमारी जो हमने नॉर्मल जो पहले वाले क्लास में पढ़ा है वो क्या था कि सेविंग अकाउंट और जो हमारा करंट अकाउंट है, ठीक है, ये तो हमारा डिमांड डिपॉजिट है, आरडी एंड एफडी। ये हमारा होता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मीन्स कि ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होता है। एफडी जो हमारा होता है ये भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। मिनिमम 7 डेज का आप कर सकते हो एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स का आप एफडी कर सकते हो, राइट। आरडी में भी आप इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो, राइट। सो इसमें जो नॉर्मल ये टाइम लिमिट होता है, बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनआरई अकाउंट, सो इन दिस अकाउंट देयर इज अ लिमिटेशंस, लाइक मिनिमम टेन्योर जो होता है वो 1 साल का होना चाहिए मिनिमम। जो एफडी का पहले 7 दिन का होता था मिनिमम, वो इसमें एनआरई के केस में मिनिमम 1 साल का होना चाहिए, राइट। नो इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड इन इंडिया। कि वैसे इसमें तो पैसा तो जो फॉरेन से जो अर्न करा उन्होंने उससे हुआ है, राइट। तो इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा इंडिया के द्वारा, राइट। फुल्ली रिपैट्रिएट फॉर द फॉरेन कंट्रीज, कि इसमें कोई लिमिट्स नहीं होती। एनआरई जो एनआरओ अकाउंट होता है उसमें लिमिट्स होती है $1 मिलियन पर ईयर्स में। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनआरई अकाउंट, सो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने डिमांड के हिसाब से रिपैट्रिएट कर सकते हो, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में। सो हमने बेसिकली पढ़ा क्या कि जो एनआरआई होते हैं वो इंडिया में कितने प्रकार के अकाउंट खोल सकते हैं। सो एनआरई, एनआरओ, एनआरई, और हमने एक सेकंड था एफएनसीए, सो उसको भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये आ गया हमारा एफआरएनसी, एक फॉरेन करेंसी, सॉरी यहाँ पे ये सी है,
ये मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, गलती हो गई, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। सो FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंस बैंक अकाउंट, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ये ओनली एक फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। अकाउंट्स कैन बी ओपन विद द बैंक ऑथोराइज्ड बाय द RBI। उसमें क्या होता था, उसमें चारों प्रकार के खोल सकते थे, लाइक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट्स अकाउंट में क्या होता है, इसमें आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट ही खोल सकते हो। इसका जो टेन्योर होगा मिनिमम 1 ईयर होता है, मैक्सिमम 5 ईयर होता है। नॉर्मल FD का टेन्योर होता है मिनिमम 7 डेज होता है, मैक्सिमम 10 ईयर्स होता है। लेकिन अगर हम इस अकाउंट की बात करें तो इसमें मिनिमम जो टेन्योर होता है 1 साल के लिए कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए होना चाहिए, राइट। एंड कैन बी मेंटेन इन द अप्रूवल, कैन बी मेंटेन इन अप्रूव्ड फॉरेन करेंसीज। ये मेंटेन कर सकते हैं वो फॉरेन करेंसीज में भी। उनमें क्या होता है, NRE एंड NRO अकाउंट में क्या था, वो इंडियन रुपीज़ में मेंटेन किया जाता है, ये फॉरेन करेंसीज में भी मेंटेन किया जा सकता है। नो इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड इन इंडिया, ये NRE अकाउंट में भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। एंड फुली रिपेट्रिएबल फॉर द फॉरेन कंट्रीज, इसमें भी कोई लिमिट्स नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने डिमांड के हिसाब से ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो अकाउंट्स है। देन अभी गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मैंने वो स्टार्टिंग में भी नहीं बोला था, ये देखो, अगर वीडियो पसंद आती है, जो भी मैंने अपने चैनल पे जो भी वीडियोस मैंने डाला है या फिर जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सो चैनल का नाम क्या है, बैंकिंग बाय शुभम केसरी, बैंकिंग बाय शुभम केसरी, ठीक है जी। सो अगर वीडियो पसंद आती है, मेहनत को थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हाँ इसमें वीडियोस बनाने में, PPT बनाने में लाइक मेहनत लगता है, या फिर जो भी एफर्ट्स मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एंड बात करते हैं लिबोर्ड एंड DTAA क्या होता है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। ये लाइक चीज़ें थोड़ी सी ये होती हैं कि ये अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता होंगी तो चीज़ों को जब भी आप बैंकिंग अवेयरनेस की रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ पढ़ोगे तो आप चीज़ें ईजिली रिलेट कर सकते हो, राइट। सो लिबोर क्या होता है, इट इज़ अ लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट, कि ये क्या है, एक तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, जो कि लंदन का जो इंटर बैंक है वो ऑफर करता है। इट इज़ अ प्राइमरी बेंचमार्क फॉर द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट अराउंड द वर्ल्ड। कि ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, एक प्राइमरी बेंचमार्क है जिस शॉर्ट टर्म लोन के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति अगर शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है, राइट, तो उसके लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, एक बेंचमार्क सेट करता है, राइट। एंड मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट देयर इंटरेस्ट रेट रिलेटिव टू इट। लिव्योर के द्वारा ही, एक हम बोल सकते हैं ना, जो नॉर्मल हम एक चीज जनरल नॉलेज है कि जो पूरे वर्ल्ड का जो टाइम होता है वो किससे मैच करता है, तो ग्रीनविच लंदन, राइट। सो उसी की तरह अगर हम शॉर्ट टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो एक लिबोर है, इट इज़ इन लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। वो एक ऑफर करता है, रेट को ऑफर करते हैं, इशू करते हैं, और जितने भी हमारे वर्ल्ड में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस रेट के द्वारा ही अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक सेट करते हैं, राइट। अगर हम बात करें DTAA का, तो इट इज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि जो डबल टैक्स जो लगते हैं ना उसको अवॉइड करने का एक एग्रीमेंट है। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज विथ एन ऑब्जेक्ट टू अवॉइड द टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम इन द बोथ कंट्रीज। सपोज करो आप इंडिया में आप अर्न कर रहे हो, या फिर किसी फॉरेन कंट्रीज में आप अर्न कर रहे हो, वहाँ अगर आपने अर्न करा है तो वहाँ तो आपने इनकम टैक्स दिया ही होगा अपनी इनकम पे। अब अगर वो पैसा आप इंडिया में लेके आते हो तो इंडिया में अगर टैक्स लगता है तो फिर ये दिक्कत है ना, आपको दो दो बार आपको टैक्स देना पड़ रहा। अगर आप इंडिया में अर्न कर रहे हो तो इंडिया में तो आप टैक्स पे कर ही रहे हो, बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हो फिर वहाँ भी अगर आपको टैक्स पे करना पड़ा तो ये आपके मतलब ये चीज़ तो गलत है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए, उसको निग्लिजेंट करने के लिए ये DTAA एक टर्म आया है, जिसमें दो देशों के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे कंट्री में अर्न कर रहा है और हमने अगर इनकम टैक्स ले लिया तो वो दूसरी कंट्री में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, right. For availing DTAA benefits, the NRI has to submit tax residency certificate, TRC,
टू द बैंक। ये बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एनआरआई लोगों के बारे में, क्योंकि उनका जो भी रिलेशन होता है दो कंट्रियों के बीच में होता है। सपोज करो कोई इंडिया का कोई व्यक्ति है जो लाइक फॉरेन कंट्री में जाकर अर्न कर रहा है। सो अगर वो वहाँ अर्न कर रहा है तो वहाँ तो उसका रेट लाइक जो भी इनकम टैक्स है वो पे करना ही पड़ेगा। तो अगर वो इंडिया में भी पे करेगा तो उसके लिए तो ये वो चीज़ फेवरेबल नहीं होगा ना। तो उसी को अवॉइड करने के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें लाई गई है DTAA, ठीक है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। और इसके लिए बैंक को दिखाना पड़ेगा एनआरआई लोगों को कि मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है। उसका एक सर्टिफिकेट होता है, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, वो बैंक को आप अलाउ कर सकते हो। तो बैंक आपको दूसरी कंट्री की जो बैंक है वो आपको एग्जेम्प्ट कर देंगे कि हाँ इस व्यक्ति ने ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। वो है लाइक SNRR अकाउंट्स, ठीक है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी है क्या वो पढ़ते हैं। एनी पर्सन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया, कि ऐसे लोग, कोई भी ऐसे लोग पर्सन जो इंडिया से बाहर रहते हैं, हैविंग अ बिजनेस, जिसके पास बिजनेस है, कैन ओपन SNRR account with an authorized dealer for the purpose of putting through the bona fide transactions in the rupees which are conformity। कि ऐसे पर्सन जो आउटसाइड ऑफ इंडिया रहते हैं और एक बिजनेसमैन है, कह सकते हैं बिजनेसमैन है, तो वो अपने लाइक SNRR अकाउंट खोल सकते हैं कि एक विद एन ऑथोराइज डीलर फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग थ्रू द बोनाफाइड ट्रांजेक्शन, कि जितने भी उनके बड़े बड़े जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको ट्रांजिट करने के लिए वो एक SNRR अकाउंट खोल सकते हैं। लाइक एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एक कॉमर्शियल चीज़ों के लिए ही अकाउंट बनाया गया है, ठीक है। जो अगर नॉर्मल अकाउंट होगा तो दिक्कत होगी एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शन करने में। अगर उनके पास ये अकाउंट होगा तो नॉर्मली ये अकाउंट होता ही है बिजनेसमैन लोगों के लिए, और सबको पता है कि बिजनेसमैन अगर कोई आउटसाइड ऑफ इंडिया रह रहा है तो उनको उसको ट्रांजेक्शन तो करना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या हो, उनको एक बिना किसी दिक्कत के वो हसल फ्री चीज़ें अपने हिसाब से वो चीज़ें कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कितने नॉर्मल कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं इनके अलावा, ठीक है। सो अदर्स अकाउंट्स क्या होते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट्स भी होता है। दीज अकाउंट्स आर हेल्ड बाय द इंडियन बैंक्स इन द फॉरेन बैंक्स, इंडियन बैंक्स इन फॉरेन करेंसीज। फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक हैज एन अकाउंट इन बैंक ऑफ अमेरिका इन डॉलर। इसमें क्या होता है कि ये जो नोस्ट्रो अकाउंट है ये बेसिकली किसी इंडिविजुअल पर्सन का नहीं होता। ये क्या होता है, ये एक इंडियन बैंक का होता है। सपोज तो बैंक ऑफ इंडिया का हो गया, ये SBI का होता है। कि किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ में जो कोई बैंक है, अगर हम बात करें एग्जांपल की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका है, ठीक है, वो फॉरेन कंट्रीज़ है, अमेरिका है। उस बैंक ऑफ अमेरिका में इंडिया का एक बैंक, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, उसका एक अकाउंट होना फॉरेन करेंसीज में, डॉलर में। किसी भी देश में अगर हम जाते हैं तो जो भी रसिया में जाएंगे तो दूसरा जो भी उसकी करेंसी होती है उसमें अकाउंट्स होना, उसको हम बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। बेसिकली ये किसी इंडिविजुअल का नहीं होता है, ये एक बैंक, पर्टिकुलर एक बैंक का होता है, किसी आउटसाइड ऑफ इंडिया के किसी दूसरे बैंक में होना चाहिए, ठीक है। किस लिए, वो पैसे को ट्रांसफर करने के लिए ही होता है बेसिकली ये। एंड वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, दीज अकाउंट्स आर हेल्ड बाय द फॉरेन बैंक्स इन इंडिया इन इंडियन रुपीज। ये इसके नोस्ट्रो का अपोजिट वोस्ट्रो है। नोस्ट्रो में क्या होता है, इंडिया का कोई बैंक विदेश के किसी बैंक में अकाउंट खुलवाता है इन इजी लैंग्वेज। एंड वोस्ट्रो अकाउंट में कि क्या होता है कि विदेश का कोई बैंक, लाइक फॉरेन कोई बैंक इंडिया के किसी बैंक में अकाउंट खुलवाता है, लाइक बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवा रहा है, उसको हम बोलते हैं वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है। बैंक ऑफ अमेरिका हैज़ एन अकाउंट इन द इंडियन बैंक इन इंडियन रुपीज़। इंडिया में खुल रहा है तो इंडियन रुपीज़ में होगा, फॉरेन में खुल रहा है तो फॉरेन की करेंसीज में होगा, नॉर्मली ये है। डीमैट अकाउंट आप लोग सभी जानते होंगे, जैसे नॉर्मल जितने भी डिजिटलाइजेशन हो रही है, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मस्ट होता है डीमैट अकाउंट, राइट। डीमैट अकाउंट स्टैंड फॉर द डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है, ठीक है। These accounts are used to transact shares in the electronic format।
पहले क्या होता था, हम नॉर्मल कोई भी शेयर्स परचेस करते थे जिस समय लाइक डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, या फिर हम इतने ऑनलाइन की चीज़ों की तरफ नहीं थे, तो उस टाइम कोई भी हम शेयर्स खरीदते तो वो उसका एक पेपर मिलता था रिसीविंग कि हाँ मेरे पास इतना इस कंपनी के इतना शेयर है, उसका एक पूरा रिसिप्ट मिलती थी, राइट, पेमेंट करने की। बट अगर हम डीमेट अकाउंट की बात करें, तो अगर हमने डीमेट अकाउंट खोल रखा है और किसी भी शेयर में हमने इन्वेस्ट करा है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है, वो हमारे पास ये सबूत होता है कि हमने इस कंपनी का इतने रुपए में ये शेयर परचेज कर रखा है। तो बेसिकली जो डीमेट अकाउंट होता है वो होता किस लिए, वो शेयर मार्केट के लिए ही होता है। चाहे वो आपका इंडियन शेयर मार्केट हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज हो, बॉम्बे सिक्योरिटी एक्सचेंज हो, या फिर फॉरेक्स हो, या क्रिप्टो करेंसीज हो, सब के लिए डीमेट अकाउंट जो है मस्ट होता है, राइट। बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन बात करते हैं डोरमेंट अकाउंट क्या होता है। ये मैंने पहले भी जो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, पहले सेकंड सेशन है उसमें, तो उसमें भी मैंने बताया था डोरमेंट अकाउंट क्या होता है। डोरमेंट अकाउंट इज अ बैंकिंग टर्म दैट refers to an account of a customer which was without any activity for a period of 2 years other than the posting interest। इसमें क्या होता है कि ऐसा अकाउंट किसी कंज्यूमर का, किसी कस्टमर का कोई अकाउंट जो कि 2 साल में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ना ही उससे विड्रॉ किया गया है, ना ही उसमें डिपॉजिट किया गया है, इवन उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह भी कोई पोस्ट नहीं किया गया है, उसको हम कहते हैं डोरमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, इट इज ए टेम्पररी पास थ्रू एन अकाउंट हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज। कि ऐसा अकाउंट जब कोई दो पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसके बीच में एक टेम्परेरी अकाउंट हेल्ड किया जाता है थर्ड पर्सन के थ्रू, उसको हम बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट, राइट। फिर गिल्ट अकाउंट क्या होता है, गिल्ट दीज अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द इन्वेस्टर्स with the primary dealers for the holding their government securities and treasury bill in the demat format। ये गिल्ट अकाउंट होता है कि क्या है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए एंड ट्रेजरी बिल क्या होता है, जब किसी गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है, ठीक है, तो एक ट्रेजरी बिल इशू करता है कि सपोज करो गवर्नमेंट को अगर 1 लाख करोड़ चाहिए, 1 लाख करोड़ रुपीज़ चाहिए, तो एक ट्रेजरी बिल जो भी उसको देगा, सपोज करो हमारे इंडिया के जो सबसे रिचेस्ट हैं वो है मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी अगर चाहे तो गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ दे सकता है। वो किस कंडीशन में देगा, एक सर्टेन कोई कंडीशन होगा जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट मुकेश अंबानी जी को देंगे। गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करेगा कि मैं इतने अमाउंट पे इतना परसेंट का इंटरेस्ट दूंगा, सपोज करो 4% का, 5% का पर एनम के हिसाब से मैं इंटरेस्ट दूंगा, और आपको मैं एक ट्रेजरी बिल दे रहा हूँ जो कि इस बात की सबूत है, ये एक तरीके का बोलते हैं ना एविडेंट होता है कि भाई मुकेश अंबानी जी ने मुझे 1 लाख करोड़ रुपए दिया है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है, और हर कोई भी ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकता, सिर्फ गवर्नमेंट ही ट्रेजरी बिल इशू कर सकती है। सो ये गिल्ट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल जो है डीमेट फॉर्मेट में रह सकता है, जो नॉर्मली बनाया गया है इन्वेस्टरों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एंड ट्रेजरी बिल में, तो उसके लिए गिल्ट अकाउंट बनाया गया है, राइट। देन उसके बाद हम देखते हैं, ये तो आपका ये नॉर्मल था, ठीक है। ये अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एंड कोई भी एनआरआई अकाउंट्स, जो एनआरआई लोग हैं उनके लिए नॉर्मली कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं। एंड बेसिकली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई अगर ट्रेवल करता है तो कितने प्रकार के अकाउंट्स को खोल सकता है, बिजनेस के लिए, इंडिविजुअल यूज़ के लिए। तो ये मैंने इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट मैं जो वीडियोज़ लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा टाइप्स ऑफ पेमेंट क्या होता है, राइट। कि नॉर्मल हम सभी जानते हैं कि यूपीआई वगैरह, भीम एंड जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, तो इसके ये तो बेसिक चीज़ है, नॉर्मल हम सब जानते हैं। बट इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं पेमेंट करने का, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस। तो ये चीज़ें हम नॉर्मल तो जानते हैं, बट इसको डीपली जानना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नॉर्मल ऐसे ही जानते हैं कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, बट डिटेल में किसी को नहीं पता, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ पेमेंट को लेकर, और तब तक के लिए धन्यवाद।